नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉक्स की एवरेजिंग कब नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से शेयर की प्राइस गिरती है तो उन पर आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब भी बाय करने के बाद स्टॉक की प्राइस गिरती है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर वो गिरी हुई प्राइस में स्टॉक को बाय करेंगे तो इससे उनकी जो एवरेज बाय प्राइस है वो घट जाएगी और अगर उसके बाद प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब मान लो पहले आपने 10 रुपए के रेट पर 10 स्टॉक बाय किए, यानी टोटल 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपके बाय करने के बाद शेयर की प्राइस गिरकर 8 रुपए आ गई। तो ऐसे में अगर आप 8 रुपए के रेट पर 10 और शेयर बाय कर लेंगे तो इस बार आपको टोटल 80 रुपए देने होंगे, यानी अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 180 रुपए हो जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स 20 हो जाएंगे। तो अब अगर आपकी एवरेज बाय प्राइस निकालें तो वो होगी 180 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 9 रुपीज। तो मतलब एवरेज करने से आपकी जो बाय प्राइस है वो घट जाएगी। अब अगर शेयर की प्राइस बढ़कर 9.5 रुपए भी चली जाती है तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको ही एवरेजिंग कहते हैं। अब देखो, एवरेजिंग करने से प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन ये पार्शियली ट्रू है क्योंकि स्टॉक प्राइस गिरने के दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को जानते हैं और इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से शेयर की प्राइस गिरती है तो वहां पर आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर है प्रमोटर्स, फॉरेन या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का स्टॉक सेल करना। तो देखो, अगर प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशंस या HNI सेलिंग करते हैं तो क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी में ही सेल करते हैं जिससे स्टॉक में सप्लाई बढ़ जाती है और ऐसे केसेस में जनरली डिमांड भी कम हो जाती है। तो ये एक रीजन होता है शेयर की प्राइस गिरने का। अब इस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या हमें अपनी शेयर होल्डिंग को बेच देना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए? तो देखो, अगर ये लोग सेलिंग कर रहे हैं तो इनके पास जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर आपको ये जरूर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी होल्डिंग्स को क्यों सेल कर रहे हैं। मान लो अगर प्रमोटर्स अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या फिर जो 75% का थ्रेशोल्ड है उसको मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टर्म सेलिंग कर रहे हैं तो इस केस में आप स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर्स का बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है और इस वजह से वो सेलिंग कर रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है। हालांकि इस केस में भी प्रमोटर्स क्लियरली नहीं बताएंगे कि उन्हें अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए वो सेलिंग कर रहे हैं। तो आपको उनकी अनकही बातों से ही अंदाजा लगाना होगा। मतलब आप उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें कि क्या एक्चुअल में जो रीजन वो बता रहे हैं कि वो इस वजह से सेलिंग कर रहे हैं वही जेन्युइन रीजन है या फिर कोई और रीजन है। और अगर आपको लगता है कि उन्हें बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए वो सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको एवरेज नहीं करना चाहिए और अगर जरूरी महसूस हो तो वहां पर आप अपनी होल्डिंग को भी सेल कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो अगर उन्हें भी कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है और इस वजह से वो सेलिंग कर रहे हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर वो इसलिए सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैच्योरिटी के बाद अपने क्लाइंट्स को पैसे वापस करने हैं तो ये नेगेटिव रीजन नहीं है और इसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं या फिर अपनी जो पोजीशन है उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अब सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से भी शेयर की प्राइस गिर सकती है वो है स्टॉक मार्केट का क्रैश होना। अगर मान लो मार्केट का सेंटिमेंट बुरा है तो इस वजह से जनरली पूरा मार्केट ही गिरता है और इसमें बहुत सारे शेयर्स की प्राइस गिरती है। तो क्योंकि जनरली ये एक टेम्पररी रीजन होता है और इस वजह से अगर शेयर की प्राइस गिर रही है तो आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेंडेमिक के टाइम पर बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी 50% से ज्यादा क्रैश कर गए थे। तो अगर ऐसे टाइम पर आप एवरेजिंग करते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि स्टॉक में टेम्पररी प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी शेयर की प्राइस गिरती है तो उस केस में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या आपको एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं? चलिए अब वो जानते हैं। तो सबसे पहला इंटरनल फैक्टर है क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है स्टॉक्स की प्राइस गिरने का। ये ज्यादातर FMCG कंपनीज और फार्मा कंपनीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि नेस्ले की मैगी में फूड क्वालिटी इश्यूज आए थे जिसकी वजह से एक टाइम पर लोगों ने मैगी खाना बंद कर दिया था। ऐसे ही कई सारी फार्मा कंपनीज में भी आप देखेंगे तो उनमें FDA का कुछ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। अब क्योंकि ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज होती है
तो इस वजह से जनरली शेयर की प्राइस गिरती है, लेकिन ज्यादातर केस में ये सभी टेम्पररी रीजन होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो रीजन टेम्पररी है तो वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड इंटरनल फैक्टर जिसकी वजह से भी शेयर की प्राइस गिरती है वो होता है बैंक्रप्सी होना या फिर मैनेजमेंट में कोई इश्यूज आना। तो देखो, अगर कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे वो बैंक्रप्ट हो सकती है तो उस केस में उस स्टॉक से बाहर निकल जाने में ही भलाई है। और अगर मैनेजमेंट में कोई इशू आता है और आपको लगता है कि वो इशू काफी बड़ा है, जैसे यस बैंक के केस में और सत्यम कंप्यूटर्स के केस में था, तो वहां पर भी आपको शेयर से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके बाद थर्ड इंटरनल रीजन जिसकी वजह से भी शेयर की प्राइस गिरती है वो है पॉलिसी चेंजेस। तो पॉलिसी चेंजेस कंपनी के लिए टेम्पररी प्रॉब्लम भी हो सकती है या परमानेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको उसके बिजनेस को एनालाइज करके पता करना होगा कि वो प्रॉब्लम टेम्पररी है या परमानेंट है, और सिचुएशन को एनालाइज करके ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसमें बने रहना है या फिर निकल जाना है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल आपको दूं तो मैं इंश्योरेंस कंपनीज में पहले बहुत ज्यादा बुलिश था, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस का अंडर पेनिट्रेशन है। बहुत ज्यादा लोग अभी इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं और वो आगे बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेल होने का सबसे ज्यादा रीजन था कि उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते थे, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में से 80C का टैक्स बेनिफिट हटा दिया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज का जो मेजर सेलिंग पॉइंट था टैक्स बेनिफिट, वो उनके हाथ से निकल गया। और इस रीजन की वजह से मैं फिलहाल इंश्योरेंस सेक्टर से बाहर निकल गया हूँ। फ्यूचर में अगर मुझे ग्रोथ दिखाई देगी तो मैं दोबारा एंटर कर सकता हूँ। तो ये एक एग्जांपल है गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होने से शेयर की प्राइस में अफेक्ट आने का। वैसे अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताया है और आगे भी जो कुछ बता रहा हूँ उसे आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही लें, उसे किसी भी तरीके के बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह कंसीडर ना करें। और इसके बाद नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर जिसकी वजह से शेयर की प्राइस गिरती है वो होता है उनके बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन आ जाना। तो देखो, ये बहुत ही कॉमन चीज है। अगर मान लो किसी कंपनी का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से पूरा बिजनेस ही डिसरप्ट हो जाए, तो ऐसे में आपको उस बिजनेस से भी एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोडेक के जो कैमराज थे वो DSLR कैमराज और मोबाइल फोन में कैमराज आने की वजह से सेल होना बंद हो गए थे, तो ये उनके बिजनेस मॉडल में डिसरप्शन था और ऐसे केसेस में भी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कब आपको स्टॉक से बाहर निकल जाना है और कब आप उसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप बिना सोचे समझे हर स्टॉक को एवरेज करेंगे तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर स्टॉक में कोई टेम्पररी प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पर एवरेजिंग करना अच्छा है, लेकिन मान लो अगर आप ओवर एवरेजिंग करके एक ही स्टॉक में अपनी 40 से 50% कैपिटल को एलोकेट कर देते हैं तो इसके बाद आपके पूरे पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ उस एक स्टॉक की परफॉर्मेंस पर डिपेंड हो जाएगी, जिससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लो आपने यस बैंक या फिर वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को हाई में बाय किया होता और उसके बाद आप एवरेजिंग करते रहते तो आज आपकी 50 से 60% कैपिटल खत्म हो गई होती। इसलिए हमेशा एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस स्टॉक में कितना एलोकेशन करना है ये डिसाइड कर लें। जैसे मान लो अगर आप एक स्टॉक में 8% का एलोकेशन करना चाहते हैं तो वो पूरा एलोकेशन आपको एक साथ नहीं करना है, आप पहले 5 से 6% का एलोकेशन करें और उसके बाद बचा हुआ एलोकेशन धीरे धीरे करें और जितनी लिमिट आपने डिसाइड कर रखी है उससे ज्यादा एलोकेशन एक स्टॉक में ना करें, क्योंकि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी हर बार स्टॉक को सेलेक्ट करने में सही नहीं हो सकता, वो भी कभी ना कभी गलत हो सकते हैं। तो आप भी ये मान के ना चलें कि आपने जो स्टॉक बाय किया है वो 100% पॉजिटिव रिटर्न्स ही देगा। ये गलती करके बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। हमने आपको एनुअल रिपोर्ट्स वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको एक कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना है तो आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे एडिशनल सोर्सेज होते हैं जहां से आप किसी कंपनी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिससे आपके लिए स्टॉक्स पर रिसर्च करना इजी हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला सोर्स है ब्रोकर्स की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना। जनरली जो फुल टाइम ब्रोकर कंपनीज होती हैं वो टाइम टू टाइम किसी ना किसी कंपनी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करती रहती है। हालांकि उसमें बाय एंड सेल टारगेट्स होते हैं जिसको आपको उतना सीरियसली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस रेटिंग को देने के पीछे का जो रीजन बताया जाता है ना उसको आपको गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन रिसर्च रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस किया होता है जिससे आपको बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इन्हें पढ़ने के बाद कई बार हो सकता है कि आपका उस कंपनी के बारे में पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए।
इसके अलावा इन रिपोर्ट्स में बहुत सारे एडिशनल मैट्रिक्स भी दिए हुए रहते हैं, जिसको पढ़कर भी आप उस कंपनी के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये रिपोर्ट्स आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पब्लिश किया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम है वो क्रॉप सेगमेंट के लोअर कंट्रीब्यूशन के चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.6% घट गई है। अब ये जो मैट्रिक है ये एक बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि इसका जो कंबाइंड रेशियो है वो 100% से भी ऊपर चला गया है। कंबाइंड रेशियो कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंस रेशियो है, इसका बढ़ना एक नेगेटिव साइन होता है। और अगर कंबाइंड रेशियो 100 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि कंपनी को बिजनेस ऑपरेशन से लॉस हुआ है। और इसका वन ऑफ द मेन रीजन भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि फानी साइक्लोन रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा है कि इनका जो एजेंट नेटवर्क है वो स्ट्रांग हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ये सभी बहुत ही ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पर आप स्टॉक्स में डीप डाइव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़ना। इंडियन ब्रोकर्स के अलावा कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली भी स्टॉक्स के बारे में रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो इसमें भी आपको कई बार इकोनॉमी स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में काफी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके बाद थर्ड तरीका है क्रेडिट रिपोर्ट्स पढ़ना। जब भी कोई कंपनी लोन लेने जाती है तो उसे सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है, और क्रेडिट रेटिंग लेने के लिए कंपनी को अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि शायद कंपनी मार्केट में कभी डिस्क्लोज नहीं करती। तो इन्हें पढ़कर आप बहुत प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको फिक्स्ड इनकम वाले लेक्चर में भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उषा मार्टिन के स्टॉक को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 900% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब इसने पिछले 5 साल में पैसे को 10 गुना किया है, जिसका मेन रीजन रहा है कि कंपनी ने अपना जो डेट है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसकी पुरानी क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको इसकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट को देखें तो इन्होंने इसका आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है, और ऐसा करने के पीछे उन्होंने कई सारे रीजंस दिए हैं, जैसे इनके एबिटा मार्जिन में एक्सपेक्टेड से हायर इंप्रूवमेंट होना, क्रेडिट मैट्रिक्स में भी इंप्रूवमेंट हो रहा, और अपने एक बिजनेस डिवीजन को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को सेल करना। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है स्क्रीनर का यूज करना। बट यहाँ पर मैं नॉर्मली स्क्रीनर का यूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल स्क्रीनर में एक बहुत ही हिडन फीचर होता है, जिसमें अगर आप अपनी फेवरेट पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का नाम लिखकर सर्च करोगे तो उनके अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव ने किसी भी कंपनी की अर्निंग कॉल में जाकर उनकी मैनेजमेंट से सवाल पूछा होगा तो आपको उस स्टॉक के बारे में डिटेल पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्क्रीनर में जाकर मार्सेलस, जो कि एक बहुत ही फेमस पीएमएस है, उसका नाम लिखकर सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स का नाम नजर आता है, जैसे विजय डायग्नोस्टिक, टार्सन प्रोडक्ट्स, इमामी और लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो इसका मतलब यह है कि मार्सेलस के किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इनके अर्निंग कॉल में जाकर क्वेश्चन पूछा होगा। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, फिर मैनेजमेंट ने क्या रिप्लाई किया था, इससे भी आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके साथ साथ ही हमें यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर पीएमएस कौन से स्टॉक में इंटरेस्टेड है। तो आप भी उस स्टॉक में अपनी रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपको प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के बारे में सिखाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया था तब मैंने आपको कहा था कि आपको हमेशा कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने के बाद ही स्टॉक को खरीदना चाहिए, और अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है तो वो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन अगर आप HDFC, ITC और ICICI बैंक को देखेंगे तो उसमें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% है, बट फिर भी ये इंडिया की टॉप कंपनीज में आती हैं, और इवन इन सभी स्टॉक्स ने पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर हमने जो आपको प्रमोटर्स होल्डिंग देखने का रूल बताया था वो गलत था, या फिर ये कंपनीज ही खराब हैं?
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बेसिस पर कंपनी को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज और दूसरी है प्रमोटर ओन्ड एंड मैनेज्ड कंपनीज। तो जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती है ना, उसमें जो इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो सीईओ और सीएफओ जैसी पोजीशन में रहते हैं और वही कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से लेकर जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन या फिर जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके बारे में डिसीजन लेते हैं। इसमें ज्यादातर केस में जो प्रमोटर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन की पोजीशन में तो होते हैं। फ्यूचर ग्रोथ के प्लान्स भी उनकी तरफ से आते हैं, लेकिन जो बिजनेस रन करने के लिए डेली ऑपरेशंस होते हैं उनमें वो भाग नहीं लेते हैं। अगर प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के एग्जांपल की बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप की कंपनीज, एचडीएफसी ग्रुप, आईटीसी, लार्सन एंड टर्बो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसी कंपनीज आती हैं। और वहीं जो प्रमोटर ओन्ड कंपनीज होती हैं उसमें जो प्रमोटर्स और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वही सीईओ और सीएफओ जैसी पोजीशन में होते हैं और वही कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से लेकर सभी बड़े डिसीजन लेते हैं। प्रमोटर ओन्ड कंपनीज के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक जैसी कंपनीज आती हैं। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं है कि प्रमोटर की होल्डिंग 0 होगी तभी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड होगी। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिसमें प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स और पिडिलाइट में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। तो एक कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको प्रमोटर्स मैनेज कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल मैनेज कर रहे हैं। अब देखो, जिस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है वो एक पॉजिटिव साइन है, ऐसा तो हमने आपको बताया ही है। लेकिन जिस कंपनी को प्रोफेशनल मैनेज कर रहे होते हैं उसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में जो सीईओ और सीएफओ होते हैं वो क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं तो उन्हें जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है और इसके साथ ही उन्हें बिजनेस को रन करने का भी एक्सपीरियंस होता है। जैसे अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रन करते हो तो हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो पता हो, लेकिन आपको कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ना आता हो, जिससे आप कंपनी में ज्यादा डेट लें और फिर कंपनी को रन करने में प्रॉब्लम आए। जबकि जिस कंपनी को प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे होते हैं उन्हें क्योंकि एक्सपीरियंस होता है तो ऐसे में प्रोफेशनल्स बहुत काम आते हैं। दूसरा, जब भी कंपनी का साइज बड़ा हो जाता है तब कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनना शुरू हो जाते हैं और कई बार इनमें कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। तो प्रोफेशनल्स इस गैप को ठीक करके कंपनी के प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तीसरा, एज अ प्रमोटर जब आप अपनी कंपनी को रन करते हो तो हो सकता है कि आप कई बार इमोशनल डिसीजन लो। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि प्रोफेशनल्स के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है इसलिए वो ज्यादातर रैशनल डिसीजन लेते हैं। और फोर्थ, कई बार देखा गया है कि जो प्रमोटर्स मैनेज्ड कंपनीज होती हैं वो फर्स्ट जनरेशन तक तो ठीक ठाक चलती हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ जनरेशन आते आते बहुत सारे कजन्स आपस में लड़ाई करने लगते हैं जिससे कंपनी डिवाइड हो जाती है। जबकि प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर कंपनी में फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स होते हैं तो उनके अंदर भूख होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की। इवन ज्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज जो आप आज के टाइम पर देखते हैं जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इंडियन एग्जांपल ले तो रिलायंस, एचडीएफसी ग्रुप, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, इन सारी ही कंपनीज में फर्स्ट जनरेशन में प्रमोटर्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने में बहुत ज्यादा मेहनत की। जबकि अगर ऐसी कंपनीज में प्रोफेशनली मैनेज लोग ही शुरुआत से रहते तो शायद वो इन कंपनीज को यहाँ तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उनके अंदर वो विल पावर नहीं होती बिजनेस को एक्सपैंड करने की। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो छोटे साइज की प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें ज्यादातर देखा गया है कि कई बार मैनेजमेंट की जो सैलरी है वो उनकी परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं होती है, जिस वजह से मैनेजमेंट बिजनेस को ग्रो करने में एफर्ट्स नहीं डालती है। इसका एक एग्जांपल है सेंचुरी टाइल्स। 2011 से 2015 के बीच में ये कंपनी प्रॉफिट से लॉस की तरफ चली गई, जबकि इसी टाइम फ्रेम में कंपनी लोन लेकर डिविडेंड दे रही थी और उस टाइम पीरियड में उसके जो होल टाइम डायरेक्टर थे उनकी सैलरी को भी बढ़ाकर 23% कर दिया गया था, जिससे कंपनी को रन करना मुश्किल हो गया था। इसके बाद इसका तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि कई बार देखा गया है कि जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें जो ईसॉप
यानी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शंस प्लान होता है, जो कि एक तरीका होता है एम्प्लॉइज को कंपनी के शेयर्स मार्केट रेट से सस्ते में देकर रिवॉर्ड करने का। इसमें जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें कई बार शेयर्स इतने सस्ते में दिए जाते हैं कि ये शेयर होल्डर्स के लिए अनफेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अशोक लेलैंड की 2019 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सीनियर मैनेजमेंट पर्सन को, लाइक जो सीईओ होते हैं, उनको 10 लाख शेयर्स ₹1 के रेट पर ग्रांट कर दिए थे, जबकि बाकी एम्प्लॉइज को ये ईसॉप 80 से ₹109 के रेट पर ग्रांट किए जा रहे थे, जो कि रिटेल शेयर होल्डर्स के साथ साथ बाकी एम्प्लॉइज के लिए भी अनफेयर था। इवन ऐसे टाइम पर कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब हो रही थी, तो ना तो इनके इंसेंटिव परफॉर्मेंस से रिलेटेड थे और ना ही ये प्रोसेस फेयर था। इसके बाद फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती है ना, उनमें हमारे अकॉर्डिंग फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो फ्रॉड करने के सभी लूप होल्स जानते हैं। इसके साथ ही क्योंकि वो कंपनी से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो इसलिए वो प्रोफेशनल्स कई बार कंपनी से ज्यादा अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। लाइक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा एनएससी की फॉर्मर सीईओ चित्रा रामाकृष्णन को भी कुछ फ्रॉड्स के आरोप में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में फ्रॉड होते हैं और प्रमोटर मैनेज्ड कंपनीज में नहीं होते हैं। प्रमोटर मैनेज्ड कंपनीज में भी फ्रॉड होते हैं, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स और यस बैंक के केस में हमने देखा था। लेकिन जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। और लास्ट डिसएडवांटेज यह है कि कई बार प्रोफेशनल्स कुछ लूप होल्स का यूज करके, जैसे सस्ते में ईसॉप खरीदकर कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिलेटिव्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना जैसे तरीकों से खुद ही प्रमोटर बनने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज को सफर करना पड़ सकता है। तो ये कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि मान लो अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, लेकिन वो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो देखो, अगर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है और उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने की वजह से उसको प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई वेल नोन लार्ज कैप कंपनी है और उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने की वजह से उसको प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रमोटर की होल्डिंग कम होने की वजह से आप उसे रिजेक्ट मत कीजिए। यहाँ पर आपको जो प्रोफेशनल्स उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल्स पहले कौन सी कंपनी को मैनेज कर रहे थे, वहां उनके अचीवमेंट्स क्या थे, इन सब फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। और ये सिर्फ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज की बात नहीं है, अगर किसी कंपनी को प्रोमोटर्स भी मैनेज कर रहे हैं तब भी आपको उसकी मैनेजमेंट का एनालिसिस करना ही चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ये तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, लेकिन कौन से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए ये बहुत कम ही लोग बताते हैं। बट ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कौन से स्टॉक्स को नहीं खरीदना है ये जानने के बाद पहला तो आपके लिए स्टॉक्स ढूंढना आसान हो जाएगा और दूसरा फिर उन स्टॉक्स पे रिसर्च करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइप के स्टॉक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो हैं रीसेंट विनर्स। रीसेंट विनर्स का मतलब है ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जनरली ये जो स्टॉक्स होते हैं ये न्यूज में बहुत ज्यादा बजिंग होते हैं, तो ऐसे में कई बार इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे, सिर्फ क्योंकि हर कोई उस स्टॉक के बारे में बात कर रहा है इसलिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे में ना वो उस स्टॉक के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, ना वो उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं, जिससे कई बार वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। और ऐसे केसेस में जब तक आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तब तक उस स्टॉक की जो अच्छी परफॉर्मेंस थी ना, वो उस स्टॉक में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है और फिर आपके बाय करने के बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है। अब सेकंड टाइप के स्टॉक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो हैं रनर अप्स, यानी ऐसे स्टॉक्स जो किसी कैटेगरी में सेकंड या थर्ड नंबर पर आते हैं। जनरली हर सेक्टर में एक ना एक स्टॉक ऐसा जरूर होता है जो कि उस सेक्टर का मार्केट लीडर होता है और उसके पास ही उस सेक्टर का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होता है। बट जब आप उस स्टॉक को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो स्टॉक बहुत ही हाई पीई पे ट्रेड कर रहा होगा और वो आपको ओवर वैल्यूड नजर आ रहा होगा, जबकि जो सेम सेक्टर में सेकंड या थर्ड नंबर पर आने वाले स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन आपको काफी बेटर नजर आ रहा होगा। तो ऐसे केस में
में कई इन्वेस्टर्स जो मार्केट लीडर है उसको अवॉइड करके जो सेकंड या थर्ड नंबर का स्टॉक होता है उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आपको सिर्फ इस बेसिस पर एक स्टॉक को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो महंगा मिल रहा है या फिर हाई पीई पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट लीडर है उसके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने की वजह से ही वो मार्केट लीडर है, और उस एडवांटेज की वजह से जो उस सेक्टर की ज्यादातर ग्रोथ है ना वो उस मार्केट लीडर कंपनी के पास ही जाती है। यानी आपको स्टॉक मार्केट में सस्ते स्टॉक्स नहीं बल्कि अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करके दे। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो एक कंपनी है एस्ट्रल, जो कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है और उसका पी रेशियो 72 का चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही पिछले 3 साल में उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 21% का रहा है, और वहीं उसका जो कॉम्पिटिटर है सुप्रीम, उसका पी रेशियो 22 का रहा है और उसका सेल्स ग्रोथ 11% का रहा है। यानी भले ही एस्ट्रल का पी रेशियो ज्यादा है लेकिन उसका सेल्स ग्रोथ भी ज्यादा है, जिसकी वजह से पिछले 3 साल में एस्ट्रल ने 34% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं और वहीं सुप्रीम ने सिर्फ 18% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पर स्टॉक को रिजेक्ट नहीं करना है। आपको अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है तो उसको पहले प्रेफरेंस देनी है, और इसके साथ ही आपको यह भी देखना है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और इससे शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। इसके बाद थर्ड टाइप के स्टॉक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो हैं ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस या तो बहुत तेजी से गिर रही हो या बहुत तेजी से बढ़ रही हो, और बहुत तेजी से बढ़ने वाले स्टॉक्स को फ्लाइंग बैलून्स भी कहा जाता है, यानी जब वो उड़ गए तो फिर आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब शेयर की प्राइस गिरती है ना तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार शेयर सस्ता मिल रहा है इसको खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसे केस में लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं वो तो इससे प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि स्टॉक क्यों गिर रहा है। अगर आपको स्टॉक के गिरने का रीजन समझ आ रहा है और आपको लगता है कि वो जो रीजन है वो एक टेम्पररी रीजन है, तब आप स्टॉक के गिरने के बाद जब वो स्टॉक स्टेबल हो जाता है तब उसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जनरली उसको अवॉइड करना बेटर होता है। सिमिलरली कई बार जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि एक स्टॉक की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है तो वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोचकर कि उन्हें भी प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिकली वो उस ग्रोथ को राइड करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में क्योंकि आपको नहीं पता है कि स्टॉक कितना ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें फंस जाते हैं, और उसके बाद जब शेयर की प्राइस लगातार गिरती है तो उन्हें उसमें भी लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जब बुल रन चल रहा था उस टाइम पर इसके शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही थी, हर कोई इसके ऊपर वीडियोस बना रहा था, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा था, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करने के सजेशंस दे रहा था, और उस टाइम पर इसके शेयर की प्राइस बढ़कर 318 रुपीज तक चली गई थी। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हुआ तो इसके शेयर की प्राइस में करेक्शन आया और प्राइस गिरकर 240 रुपए पर आ गई। उसके बाद जैसे ही ये न्यूज आई कि पावर एक्सचेंज में और भी प्लेयर्स एंट्री लेंगे तो फिर इसके शेयर की प्राइस तेजी से गिरी और 150 रुपए पर आ गई। यानी ऐसे में स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% क्रैश कर गया था। इसलिए दोस्तों जब तक आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक फॉलिंग नाइफ्स या फ्लाइंग बैलून्स वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेटर है। इसके बाद फोर्थ टाइप के स्टॉक्स जिनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए वो है एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, यानी ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा हाई पीई पर ट्रेड हो रहे हैं जिसकी वजह उनकी हाई ग्रोथ या मार्केट लीडर होना हो सकता है। अब आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले ही हमने आपको कहा था कि जो मार्केट लीडर स्टॉक्स हैं उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अभी भी हम उस पॉइंट को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं कि अगर मार्केट लीडर स्टॉक बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है तो ऐसे केस में उसमें करेक्शंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप ऐसे टाइम पर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल डीमार्ट का वैल्यूएशन एक टाइम पर 200 से भी ऊपर चला गया था। वैल्यूएशन का मतलब है कि उसका जो पी था वो 200 से ऊपर चला गया था। तो उसके बाद फिर डीमार्ट में करेक्शन आया और उसका पी 120 के आसपास आ गया था। यानी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त उसके वैल्यूएशन पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, और अगर किसी स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है तो उसको अवॉइड करना ही बेटर है। इसके बाद फिफ्थ टाइप के स्टॉक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा होता है, मतलब हर टाइप के बिजनेस में वो घुसे हुए होते हैं। आपने ये ईडियम यानी मुहावरा तो जरूर सुना होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन।
तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रखा होता है। जैसे मान लो कोई आईटी सेक्टर की कंपनी है और वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी घुस रही है, एफएमसीजी सेक्टर में भी घुस रही है, तो उसको आईटी सेक्टर का तो एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जब वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में घुसेगी तो वहां पर क्योंकि वो एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि उसको उस सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे केस में ये एक बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है और इस टाइप की कंपनीज में ज्यादातर केसेस होते हैं कि वो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर कंपनी चल गई फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर देगी, लेकिन ज्यादातर केस में वो आपके पैसों को डिस्ट्रॉय ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियोकॉन कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी। वो कंपनी उस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही थी। इवन हमारा जो फर्स्ट टीवी था वो वीडियोकॉन का ही था, लेकिन वीडियोकॉन ने अपने ओरिजिनल बिजनेस के प्रॉफिट से ऑयल एंड गैस सेक्टर में एंट्री ली और क्योंकि उन्हें उस सेक्टर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए वहां पर वो अनसक्सेसफुल रहे, जिसकी वजह से कंपनी का डेट बहुत तेजी से बढ़ता चला गया और लास्ट में कंपनी बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो गई। तो इसलिए ऐसी कंपनी जो कि अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रही हो, यानी जिस सेक्टर में उसने कभी कोई काम नहीं किया उस सेक्टर में वो एंट्री लेने जा रही हो, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसी कंपनीज को एटलीस्ट इनिशियली अवॉइड करना ही बेटर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की कंपनी जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए वो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मैनेजमेंट खराब होती है। इसके बारे में हमने काफी बार बात की है और मैं हर बार यही बोलता हूँ कि कंपनी चलती नहीं है, उसको चलाना पड़ता है और उसको चलाती है उसकी मैनेजमेंट। तो अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो वो बिजनेस को सही तरीके से रन नहीं कर पाएगी, जिससे लास्ट में शेयर होल्डर्स का ही नुकसान होगा। तो इसलिए आपको खराब मैनेजमेंट वाली कंपनी से भी दूर रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की कंपनी जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए वो ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रही हो। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है दूसरी अलग अलग कंपनीज को खरीदकर ग्रो होना और अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाना। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा कंपनीज को बार बार एक्वायर कर रही है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करेगी तो इसमें कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जिससे इसका जो बिजनेस वर्टिकल है वो मैच नहीं करेगा और उससे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, अगर कोई कंपनी अलग अलग कंपनीज को एक्वायर कर रही है तो हर बार जरूरी नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट से ही दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर रही हो सकता है कि वो डेट लेकर दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर रही हो। तो अगर कोई कंपनी ऐसा कंटिन्यूअसली करती रहती है तो इससे उसका डेट काफी ज्यादा बढ़ सकता है और आगे चलकर उस कंपनी के एग्जिस्टेंस पर भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई कंपनी बार बार अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करती रह रही है तो वहां पर ये जरूर देखें कि कंपनी अपने प्रॉफिट से दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है या फिर डेट लेकर दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। और अगर कंपनी डेट लेकर दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो उस केस में आपको उस कंपनी को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के स्टॉक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो हैं साइक्लिकल स्टॉक्स, यानी ऐसे स्टॉक्स जो कि कभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन कभी बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका बिजनेस साइकिल्स के थ्रू गुजरता है। मतलब ये बिजनेस 1-2 साल तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उसके बाद कई बार 3-4 साल तक बहुत खराब परफॉर्म करते हैं। अब क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए साइकिल्स को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है, ये पता करना कि कब वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेटर है। स्पेशली ये बात हम बिगनर्स के लिए कह रहे हैं। साइक्लिकल सेक्टर में स्टील सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, मिनरल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर आते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको इन सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो तब तक इन्हें अवॉइड करना ही बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के स्टॉक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है। अब मैनेजमेंट के शो ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि सीईओ फरारी में आ रहा है तो आप कहेंगे कि मैनेजमेंट शो ऑफ करती है तो इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अपना प्रमोशन करती रहती है, लाइक न्यूज चैनल में जाके बार बार इंटरव्यू देते रहते हैं, पॉडकास्ट करते रहते हैं, बहुत सारे कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट करते रहते हैं, ग्रोथ गाइडेंस दिखाते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में कई बार देखा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो ये सब कुछ अपनी शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए कर रही होती है, जिससे ज्यादातर केस में वो स्टॉक अपनी वैल्यूएशन से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। अब ऐसे में मान लो अगर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो क्योंकि आपने ऑलरेडी उस स्टॉक को बहुत महंगे में खरीदा है, तो उसके बाद अगर कंपनी ने जो प्रॉमिस किए थे वो उसको फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां पर शेयर की प्राइस बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है
है और वो स्टॉक बहुत ही तेजी से गिर सकता है, इसलिए ऐसे स्टॉक्स को भी अवॉइड करना ही बेटर रहता है। और इसके बाद लास्ट टाइप के स्टॉक जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो पब्लिक के सामने अपने फाइनेंशियल्स की एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करती है, यानी वो दिखाती है कि उसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं जबकि रियलिटी इसकी जस्ट अपोजिट होती है। इस टाइप की टर्म को अकाउंटिंग में एक पॉपुलर टर्म दिया गया है जो कि है विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग करने के भी कई तरीके हैं जो कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं, जिसमें कंपनीज कई बार फेक सेल्स दिखा देती हैं लेकिन उन्होंने एक्चुअल में वो कैश रिसीव नहीं किया होता है। इसके अलावा कई बार कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फर्ज करती है या फिर कैश को मिसप्लेस करती है, जिससे इन्वेस्टर्स को कंपनी के अंदर का सच ना पता चले। सत्यम कंप्यूटर्स का एग्जांपल इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर प्रमोटर्स ने कंपनी के कैश से रियल एस्टेट खरीदा था और अकाउंट्स में हेराफेरी की थी, और फिर जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तो तब जाके स्कैम बाहर आया था। तो इस टाइप की जो विंडो ड्रेसिंग है इसको समझने के लिए आपको कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो यही कुछ टाइप के स्टॉक्स होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।